नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट एग्ज़ाम करेंगे जो 2016 में हुआ था। पेपर सेकंड रहेगा हमारा। 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें, लेकिन आज हम इसके हाफ क्वेश्चन करेंगे यानी 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। अपर्दन का सामान्य चक्कर खालिस्तान से संबंध है। नदी अपर्दन से, जो अपर्दन का सामान्य चक्र है उसका संबंध किससे है? नदी अपर्दन से। अपवाह प्रतिरूप जो इसके प्रवाहित होने की मूल संरचना द्वारा नियंत्रित नहीं होती है को क्या कहा जाता है? अक्रमवर्ती। कौन सा अपवाह प्रतिरूप होगा वो? जो उसकी मूल संरचना द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। कौन सा होता है वो? अक्रमवर्ती। सवास्पद का अर्थ है तरंगरोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का अग्रवर्ती संचलन। निम्नलिखित में से कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है? होरन, ड्रमलिन, एस्कर और केम ये हिमजलीय निक्षेप से बनी है, जबकि होरन हिमजलीय कटाव से बनी है। किसी भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टान सामग्री को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? मिश्रोदक। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत है? गुप्त ऊष्मा स्रावित होती है। वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? कि जो वाष्प कणों में गुप्त ऊष्मा होती है, जब वो वाष्प कण बूंदों के रूप में परिवर्तित होते हैं तो गुप्त ऊष्मा प्रवाहित होती है और उससे क्या होता है? वायुमंडल गर्म होता है। बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तीव्र ऊर्ध्ववायु धारा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक हमारा विकथन है और दूसरा उसका कारण है। जो नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। हमारा विकथन है कि जब सूर्यातप सब जगह समान रूप से पड़ता है तब भू सतह जल भाग की तुलना में ज़्यादा तेजी से गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है? कि धरती अपारदर्शी है जबकि जल सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यानी कि जल जल्दी से इसलिए गर्म नहीं होता है क्योंकि वो सूर्यातप के लिए पारदर्शी है और उसमें सूर्य की किरणें काफ़ी गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं, जबकि धरातल के साथ ऐसा नहीं है। निम्न में से कौन सी सी टाइप जलवायु के अंतर्गत शीत ऋतु के दौरान ज़्यादा वर्षा होती है? शीत जलवायु के दौरान। और ये कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। कोरियोलिस बल के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, ये भी बिल्कुल सही है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, ये भी सही है। यह वायु गति के समानुपातिक है, ये इसमें सही नहीं है। अटलांटिक महासागर के तल से मध्य अटलांटिक कटक की ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कटक की ऊंचाई कितनी है? करीब लगभग 3 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई है। किसकी? अटलांटिक कटक की। वह प्रवाल भीति जो सामान्यतः समुद्र तट के उस हिस्से में पाई जाती है जहां कोई छिछला जलमार्ग या लैगून मिलती हो, क्या कहलाती है? तटीय प्रवाल भीति। क्या कहलाती है वो? तटीय प्रवाल भीति।
यदि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, यानी कि CFC के लिए था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और जबकि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के लिए था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समान तापमान पर महासागरीय जल और वायु के घनत्व में अंतर के बारे में सत्य है? तो इसमें हमारा प्रथम हो जाएगा कि महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? फंडी की खाड़ी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसने यह वकालत की थी कि इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए? तो किसने की थी वकालत? हेरोडोटस ने। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार है? प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद के बाद ही मात्रात्मक क्रांति आई थी। यह कथन कि मिस्र नील नदी की देन है किसका है? हेरोडोटस का। हेरोडोटस ने ही मिस्र को नील नदी का वरदान बताया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने टालमी की पुस्तक में सुधार किया था? अल इदर्सी ने। किसने किया था टालमी की पुस्तक में सुधार? अल इदर्सी ने, अरब भूगोलवेता थे। निम्नलिखित में से किसने मानसिक मानचित्र की अवधारणा विकसित की थी? गोल्ड और व्हाइट ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची में अवधारणा दी गई है, सूची 2 में उसकी क्या परिभाषा होगी वो दी गई है। कंटिन्यूम ऑफ अर्बन साइजेज। घटते रैंक के साथ शहरी जनसंख्या आकार में धीमी और सतत गिरावट, क्या कहती है वो उसको? कंटिन्यूम ऑफ अर्बन साइजेज। लोस मॉडल विभिन्न सत्रों पर विभिन्न षटकोणीय प्रणालियां कार्य करती हैं और वे एक दूसरे पर आरोपण की स्थिति में होती हैं। अर्बन हायरार्की घटते हुए कस्बों का समूह है परंतु आकार और महत्व में लगभग बराबर। और प्राइमेट नगर सबसे बड़े शहर और निकटतम दूसरे सबसे बड़े शहर के बीच संबंध। निम्नलिखित लेखकों में से किसने किसी शहर की जनसंख्या घनत्व की पद्धति की व्याख्या करने हेतु सूत्र dx = DOE-BX का प्रयोग किया था, जहां dx सिटी सेंटर से x दूरी पर जनसंख्या घनत्व यानी d को दर्शाता है और d0 केंद्रीय घनत्व, e दूरी का घातांक और b घनत्व प्रवणता है। तो ये किसने दिखाया था इसको ऐसा? सी क्लार्क ने। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा सही है? 1,21,08,54,977। कितनी जनसंख्या थी भारत की 2011 के अनुसार? 1,21,08,54,977। भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का चरण निम्नलिखित में से किस काल अवधि के दौरान था? 1951 से 1981 के बीच। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, विश्व की मानव जनसंख्या के दूसरी बार दुगुना होने की अवधि निम्नलिखित समय अंतराल में से
किनके बीच थी? 1850 से 1930 के बीच। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे आगे के क्वेश्चन कल की वीडियो में लेकर आऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।